सभी को नमस्कार। काव्य शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे काव्य हेतु के बारे में। काव्य जो लिखा गया है उसके हेतु क्या है, और हेतु का अर्थ होता है कारण। हेतु जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कारण, अर्थात काव्य की उत्पत्ति का कारण ही क्या कहलाता है, काव्य हेतु कहलाता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले जो कारण है वो क्या काव्य हेतु कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले जो कारण है वो काव्य हेतु कहलाते हैं। यानी काव्य है वो तो कार्य होता है और हेतु होता है उसका अर्थ होता है कारण। इसी की परिभाषा गुलाब राय ने क्या दी है, देखिए। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। यानी काव्य रचना जो करे उसमें सहायक होते हैं वो क्या है, काव्य हेतु है। भारतीय जो मनीषियों ने भी काव्य हेतुओं के लिए पर्याप्त विचार विश्लेषण करके काव्य हेतु निम्न यानी काव्य के लिए निम्न हेतु स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? उन्होंने कहा है भारतीय मनीषियों ने कि प्रतिभा यानी जन्मजात गुण होते हैं। दूसरा, व्युत्पत्ति यानी व्याकरणिक व साहित्यिक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है अभ्यास व निरंतर अध्ययन से क्या है, काव्य रचना के हेतु माने जाते हैं। यानी काव्य जो हेतु है यानी कारण है उसके 3 प्रकार बताए हैं काव्य हेतु, वो आचार्य जो भारतीय मनीषियों ने बताए हैं, और वो है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य हेतुओं का सर्वप्रथम जो विवेचन किया गया वो अग्नि पुराण में मिलता है। और अग्नि पुराण में क्या लिखा गया है काव्य हेतु के बारे में? तो अग्नि पुराण में 3 काव्य हेतु स्वीकार किए गए हैं और उन्होंने कहा है प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। प्रतिभा, वेद ज्ञान, लोक व्यवहार है वो क्या है, काव्य हेतु है। यानी काव्य हेतु का अर्थ हुआ वह साधन जिससे काव्य का सर्जन होता है, अर्थात जिनके कारण काव्य की रचना संभव होती है, तो वो क्या है, काव्य हेतु है। और अग्नि पुराण में लिखा गया है, अग्नि पुराण में ये लिखा गया है नरत्व दुर्लभ लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्व दुर्लभ तत्र शक्ति सतत्र सुदुर्लभा। ये जो है अग्नि पुराण में लिखा गया है। और इसमें देखिए अब प्रश्न कैसे बनता है, जैसे ये परिभाषा आ जाएगी कि काव्य हेतु के बारे में ये परिभाषा किसने दी है, जैसे भामह ने, अग्नि पुराण ने, वामन ने या मम्मट ने। तो देखिए अग्नि पुराण में ये आप शब्द एक याद रखोगे, दुर्लभ, यानी जो मुश्किल से मिले। मान लो अग्नि में कोई चीज़ जल जाती है तो जो वास्तविक रूप है उसका वो दुर्लभ है मिलना, तो नरत्व दुर्लभ। देखो याद करने के लिए बता रहा हूँ, अग्नि में कोई चीज़ जल जाती है तो वापस उसी रूप में उसको प्राप्त करना दुर्लभ है। नरत्व दुर्लभ लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्व दुर्लभ तत्र शक्ति शस्त्र सुदुर्लभा। ये उसने अग्नि पुराण में ये काव्य हेतु की परिभाषा दी गई है। अर्थात इस संसार में, इसका अर्थ देखिए, अर्थात इस संसार में नरत्व दुर्लभ है, नर जो जीव है वो दुर्लभ है, और उससे भी विद्यावान नर होना दुर्लभ है, कि मनुष्य होना और भी दुर्लभ है। कवित्व तो परम दुर्लभ है, और कविता करने की जो शक्ति है, जो कि प्रतिभा है, वो तो और भी दुर्लभ है। ऐसा अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। तो अग्नि पुराण की ये परिभाषा है नरत्व दुर्लभ। ये दुर्लभ शब्द एक याद रखें, आपको याद हो जाएगा अग्नि पुराण में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में भामह की परिभाषा है। भामह ने भामह का ग्रंथ है, उसका नाम है काव्य अलंकार। इसमें काव्य हेतुओं पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा है गुरु उपदेशाध्येतु शास्त्र जड़ धी मोडियम काव्य तु जायते जातु कशियत चित्त प्रतिभा भावत। अर्थात गुरु के उपदेश से, ये कहना चाहते हैं गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि व्यक्ति भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है। यानी गुरु का जो उपदेश है उससे क्या है, अगर मूर्ख व्यक्ति है ना वो भी क्या है, शास्त्रार्थ कर सकता है, यानी ये शास्त्रार्थ करने में समर्थ हो सकता है। किंतु काव्य तो किसी भी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। देखिए कह रहे हैं कि काव्य रचना करना है ना वो इतना आसान नहीं है, वो तो केवल किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। अर्थात आचार्य भामह ने कहा है कि प्रतिभा को ही काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए वो कह रहे हैं कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि यानी मूर्ख व्यक्ति भी क्या है, शास्त्रार्थ अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है।
शास्त्र का अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, फिर अपने विचार प्रकट कर सकता है अच्छी तरह से, किंतु काव्य जो लिखा गया है उसको तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही रचा जा सकता है, ऐसा कहने वाले आचार्य भामे ने कहा है कि प्रतिभा होना जरूरी है। यानी काव्य हेतु है ना, कारण है, वो है प्रतिभा। इसको महत्वपूर्ण माना है, और ये माना है आचार्य भामे ने। उनका ग्रंथ है काव्य अलंकार, और उन्होंने कहा है गुरु उपदेश से जो जड़ बुद्धि मूर्ख व्यक्ति है वो भी क्या है, शास्त्र का अध्ययन करके अपने आप को समर्थ बना सकता है, किंतु जो काव्य रचना है वो करना आसान नहीं है। काव्य रचना तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही रचा जा सकता है काव्य, और इसके लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए, ये गुण होना चाहिए। काव्य अलंकार जो रचना है जो कि भामे की है, में एक जगह उन्होंने भामे ने व्युत्पत्ति यानी कि शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को भी काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया। मेन तो काव्य हेतु ने उन्हें प्रतिभा माना है, लेकिन एक और जगह उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी क्या है, काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। फिर बात करते हैं आचार्य दंडी ने जो अपना ग्रंथ है काव्य दर्श, आचार्य दंडी का जो ग्रंथ है काव्य दर्श, उसमें काव्य हेतु के बारे में उन्होंने लिखा है, नेसरंगिक च प्रतिभा श्रुत च बहुर्निलम आनंद सचो भियोगास्य कारण काव्य संपन्न। अर्थात कि जन्मजात प्रतिभा, यानी जन्म लेते ही जो प्रतिभा उसमें होती है, तो जन्मजात प्रतिभा, अत्यधिक निर्मल शास्त्रों का ज्ञान और अत्यधिक अभ्यास ही काव्य रूपी संपत्ति के कारण है। यानी देखिए वो कहते हैं जन्मजात तो प्रतिभा होनी चाहिए, अत्यधिक निर्मल शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और अत्यधिक अभ्यास ही क्या है, काव्य रूपी संपत्ति के कारण है ये। इस प्रकार आचार्य दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और आनंद अभियोग यानी अभ्यास को ही काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। यानी देखिए आचार्य दंडी ने जो परिभाषा दी है काव्य हेतु के बारे में, उन्होंने कहा है कि काव्य हेतु कौन से होने चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि जन्मजात प्रतिभा होनी चाहिए, अत्यधिक निर्मल शास्त्रों का ज्ञान और अत्यधिक अभ्यास ही क्या है, काव्य रूपी संपत्ति के कारण है ये। तो इसमें आप देखिए दंडी जो याद करने के लिए बता रहा हूँ, यानी दंड देते हैं ना, तो ये क्या है, नेसरंगी कार्य है। नेसरंगिक आपको यहां से याद करना है, नेसरंगिक यानी दंडी ने कहा था, नेसरंगिक एक शब्द याद रखना है, नेसरंगिक च प्रतिभा, यानी नेसरंगिक जो शब्द है वो दंडी ने कहा था। तो इससे क्या है, ये पूरी की पूरी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक शब्द है उसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद आचार्य मम्मट ने अपना जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश, मम्मट का ग्रंथ है, उसमें काव्य हेतुओं पर विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य ध्यवेशनाथ काव्य ज्ञान शिक्षाभ्यास इति हेतु शतदुभद्दवे। अर्थात काव्य निम्न 3 हेतु जो है उसको स्वीकार किया है, और साथ में ये कह रहे हैं कि 3 तो है शक्ति, व्युत्पत्ति और लोक शास्त्र का अवेक्षण, और चौथा उन्होंने माना है निरंतर अभ्यास, कि शक्ति होनी चाहिए यानी प्रतिभा होनी चाहिए, व्युत्पत्ति यानी निपुणता होनी चाहिए, लोक शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और निरंतर अभ्यास करने से क्या है, काव्य की रचना कर सकता है। ये कारण है उसके, आचार्य मम्मट ने मानी है। और मम्मट को हम याद कर रहे हैं तो इसमें मैं कहूँगा शक्ति निपुणता, मम्मट को याद करने के लिए बताना चाहूँगा, जैसे मम्मट लिखा और मम्मट से आप कहो मामा, और मामा क्या है, शक्तिशाली होता है, तो शक्ति निपुणता क्या है, मामा है यानी मम्मट है। आपको याद करने के लिए बताया मैंने, शक्ति निपुणता, शक्ति जिसमें है वो मामा है। जैसे कटप्पा आपने सुना होगा पिक्चर में, वो मामा होता है तो शक्तिशाली होता है, तो शक्ति निपुणता कटप्पा यानी कि मामा, मम्मट की ये परिभाषा है। उसके बाद में आचार्य वामन ने अपना जो ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, आचार्य वामन का ग्रंथ है ये काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, उसमें प्रतिभा को कवित्व बीज रूप में स्वीकार करते हुए उसे काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया, और उन्होंने कहा है कवित्व बीजम प्रतिभान कवित्वश्यम बीजम। देखिए आपको इसमें एक तो देखो वह लिखा हुआ है, वामन में वह लिखा हुआ है, और बीजम में देखो कवित्व बीजम वह लिखा हुआ है, तो वामन बीजम कवित्व बीजम आपको याद करना है। तो कवित्व बीजम प्रतिभान कवित्वश्य बीजम, यानी वामन की परिभाषा है उसमें वह है, बीजम है, तो आपको याद हो जाएगा।
आचार्य राजशेखर ने जो अपना ग्रंथ है काव्य मीमांसा, उसमें उन्होंने काव्य हेतुओं पर लिखा और कहा प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेद श्रेष्ठकर इति, यानी प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेद रूप में काव्य का श्रेष्ठकर हेतु है। अब प्रतिभा और व्युत्पत्ति ये शब्द तो हमें बार बार मिल रहा है, लेकिन एक मिश्र शब्द है ना, मिश्र, इसको याद करना है। राजा होता है ना, राजा वो क्या है, प्लानिंग करता है तो उसमें उस प्लानिंग में कई चीज़ें मिश्र करता है, मिश्रित करता है कि हमें अटैक करना है तो इस तरह से अटैक करना है। युद्ध की अलग अलग पद्धतियां हैं उसको शामिल करेगा और एक नई युद्ध व्यूह रचना बनाएगा। तो मिश्र याद रखना, मिश्र यानी राजशेखर है, राजा है, वो क्या है, मिश्र पद्धति अपनाएगा। प्रतिभा व्युत्पत्ति और मिश्र शब्द आते ही हमें पता चल जाएगा कि राजशेखर की परिभाषा है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेद श्रेष्ठ करेगा इति, यानी प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों तो है ही, और उन दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या है, काव्य का श्रेष्ठकर हेतु माना जाता है। आचार्य केशव मिश्र ने क्या कहा, आचार्य केशवदास यानी केशव मिश्र, उन्होंने काव्य हेतुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा प्रतिभा कारण तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम। अब देखिए केशव है, केशव देखिए ये तो केशव मिश्र है, हमें केशवदास की रामचंद्रिका याद है। तो केशव ने तो बिना अलंकारों के कोई काव्य रचना मानी ही नहीं है। तो केशव को हम बात करें तो विभूषण, यानी कि उन्होंने कहा है जिस तरह से स्त्री बिना आभूषणों से सुंदर या शोभा नहीं पाती, उसी तरह क्या है काव्य रचना करें तो उसमें क्या है, अगर अलंकार ना होता ना काव्य रचना सुंदर नहीं मानी जाए। तो हम इसको लेके बात को विभूषण यानी कि जो आभूषण है वो बात करेंगे केशव मिश्र। याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, वैसे परिभाषा आप याद कर सकते हो तो पूरी कर लेना। केशव मिश्र की जो परिभाषा है, प्रतिभा कारण तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, मैंने सिर्फ इतना बताया कि विभूषणम याद करेंगे तो केशव मिश्र की याद हो पाएगी। अर्थात कविता प्रतिभा है वो काव्य का कारण है और व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है, ये उन्होंने कहा है। आचार्य पंडित जगन्नाथ ने अपना जो ग्रंथ है रस गंगाधर, किसका ग्रंथ है, पंडित जगन्नाथ का, उन्होंने इसमें काव्य हेतु के बारे में कहा है तस्य च कारण कविगता केवल प्रतिभा। देखिए इसमें केवल प्रतिभा, केवल प्रतिभा, अब केवल प्रतिभा है ना, एक तो प्रतिभा देखो हमने पढ़ा प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें केवल प्रतिभा नाम आए ना तो क्या है, जगन्नाथ की परिभाषा है। आचार्य पंडित जगन्नाथ जिसने ग्रंथ लिखा रस गंगाधर, उसमें काव्य हेतु के बारे में उन्होंने कहा तस्य च कारणम कवि गता केवल प्रतिभा, केवल प्रतिभा, केवल प्रतिभा, अर्थात केवल प्रतिभा ही काव्य का मुख्य कारण है, और ऐसा मानने वाले हैं आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। अब बात करते हैं जो पाश्चात्य विचारक है, उन्होंने काव्य हेतुओं के बारे में क्या कहा। जैसे प्लेटो है, प्लेटो कहते हैं जो काव्य हेतु है यानी काव्य लिखने का कारण है वो क्या है। प्लेटो कहते हैं काव्य तो अनुपयोगी है, व्यर्थ है। काव्य क्या है, अच्छा नहीं है, अनुपयोगी है, कोई उपयोग का नहीं है, प्लेटो करें, और जो काव्य लिख रहे हैं वो काव्य क्या है, व्यर्थ है। और ये कवि लिखा हुआ है, कवि, कवि क्रम का मूल हेतु मानसिक विक्षिप्तता है, यानी कवि है ना, कवि वो जब लिखता है काव्य, इसका मतलब है कि वो मूल हेतु, इसका कारण है मानसिक विक्षिप्तता, यानी वो पागल है, ऐसा कहना चाहते हैं कि काव्य है वो तो अनुपयोगी है, व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि कवि जो कर्म करता है ना उसका मूल कारण है उसकी मानसिक विक्षिप्तता, यानी पागल हो गया ना तब लिखते, ऐसा कहने वाले हैं प्लेटो। ये प्लेटो की परिभाषा है, ध्यान रखना। प्लेटो कवि को कभी मानता ही नहीं है, वो तो कहता है वो तो मानसिक विक्षिप्तता है उसकी तब लिख रहा है, यानी उन्होंने काव्य को उपयोगी नहीं माना है, वो तो कहते हैं अनुपयोगी है, व्यर्थ है जो लिखते हैं ये। और उन्होंने काव्य के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था प्लेटो के बारे में, तो जो काव्य है उसको वो सत्य मानते नहीं है, उपयोगी मानते नहीं है, अनुपयोगी मानते हैं और व्यर्थ मानते हैं। फिर इन्हीं का शिष्य था अरस्तु। अरस्तु ने काव्य के बारे में अच्छा लिखा और उन्होंने कहा है कि अनुकरण सामंजस्य ले काव्य के हेतु है, यानी अनुकरण हम किसी का करते हैं और उसमें क्या सामंजस्य स्थापित करके और हम उसमें अच्छा कुछ करके काव्य का निर्माण कर देते हैं, तो अनुकरण सामंजस्य ले काव्य हेतु है, ऐसा कहने वाले हैं
देख, अनुकरण सिद्धांत आपको पता होगा, अरस्तु का ही है। तो अनुकरण है वो जो सबसे अच्छा सिद्धांत दिया है वो अनुकरण का, वो अरस्तु ने दिया है। तो अनुकरण सामंजस्य ले काव्य के हेतु है, ऐसा कहने वाले अरस्तु। फिर फ्राइड है, उन्होंने कहा है दमित कामनाएं, यानी काम वासनाएं हमारी दमित हो गई, जो अतृप्त काम वासनाएं हैं, वो ही क्या है, कारण है काव्य लिखने के। यानी ये कहना चाहते हैं फ्रॉइड कि जो हमारे मन के अंदर काम वासनाएं हैं जिसको हम पूरा नहीं कर सके, जो दमित काम वासनाएं हैं, अतृप्त वासनाएं हैं, अब वो क्या है, बाहर निकलना चाहती है। तो कवि क्या करता है, काव्य का सर्जन करता है, और कवि अपनी लेखनी से अपने विचारों को, दमित भावनाओं को, दमित कामनाओं को, अतृप्त वासनाओं को क्या है, वो लिखित रूप में बाहर निकालता है, तो वो क्या है, काव्य बन जाता है, ऐसा कहने वाले हैं फ्रॉइड। फिर एडलर क्या कहते हैं, एडलर की परिभाषा कई बार आई है कि मन में जो अभाव होते हैं, हमारे मन के अभाव है जिसको हम पूरा नहीं कर पाते, हीनता है, हम दुखी हो गए, उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या है, काव्य रचना करते हैं। ये कारण है काव्य की रचना का। कारण क्या है, एडलर कह रहे हैं, एडलर कहते हैं मन में अभाव और हीनता, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या है, काव्य रचना की जाती है, और ये कहने वाले हैं एडलर। उसके बाद में लोजाइंस है, उन्होंने कहा है प्रतिभा को ही प्रकृति का है, यानी प्रतिभा है हमारे अंदर, यानी शक्ति है, वही क्या है, काव्य का निर्माण करती है, ऐसा कहने वाले लोजाइंस। देखिए, इनमें जो महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसमें प्लेटो, अरस्तु और फ्राइड, एडलर और लोजाइंस, इन सभी की गजब की परिभाषाएं हैं। प्लेटो तो काव्य को अनुपयोगी मानता है, व्यर्थ मानता है, और कवि को तो मानसिक विक्षिप्तता ही मानता है कि वो पागल है। और अरस्तु है, वो कहते हैं नहीं, अनुकरण सामंजस्य और लय काव्य के हेतु है। और फ्रॉइड कहते हैं दमित काम वासनाएं हैं, अतृप्त वासनाएं हैं, वही क्या है, काव्य हेतु है। एडलर कहते हैं मन के अभाव है, हीनता की क्षतिपूर्ति, उसका पूरा करना ही क्या है, काव्य है। लोजांस कहते हैं जो हमारी अंदर प्रतिभा है, शक्ति है, वही क्या है, प्रकृति है, वही क्या है, काव्य का निर्माण करती है। इस तरह से हमने जो काव्य हेतु है, हेतु अर्थात कारण, उसको पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।